हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले आने वाले 5 सालों में 39% वर्कर्स की जो कोर स्किल्स हैं वो चेंज होने वाली हैं। और इसकी वजह से 3 ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमें सामने आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला ट्रेंड है नीड फॉर कॉन्स्टेंट अपस्किलिंग। हमें कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको सीखना पड़ेगा, स्किल्स को अपनी अपग्रेड करना पड़ेगा। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा ट्रेंड होने वाला है इंक्रीज जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांजिशन। बहुत सारे वर्कर्स को अपनी करंट जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में ट्रांजिशन करना पड़ेगा, स्किल्स को ट्रांजिशन करना पड़ेगा। बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि ऑब्सोलीट होने वाली हैं। एंड द थर्ड ट्रेंड इज गोइंग टू बी शिफ्ट टूवर्ड्स हाइब्रिड स्किल सेट्स। अब आपकी टेक्निकल स्किल्स ही काफ़ी नहीं रहेंगी, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर्स आर डिमांडिंग नॉट जस्ट द टेक्निकल स्किल्स बट ऑल्सो हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल। इस फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में ऐसी टॉप 10 स्किल्स मेंशन हैं जो कि 2025 में रिलेवेंट तो हैं ही, लेकिन आने वाले 5 सालों में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे और मेरे जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इंडियन मार्केट को देखते हुए, इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए, इन ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके, उस रिपोर्ट को कंबाइन करके आपके सामने मैं 8 ऐसी स्किल्स रखने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। तो सबसे पहली स्किल है एआई एंड बिग डेटा। अब ये बहुत बड़ा सा डोमेन है अपने आप में, लेकिन एआई एक्चुअली होता क्या है? तो जिस तरीके से जब आप स्कूल जाते थे और आप चीज़ों को समझते थे, सीखते थे, उसी तरीके से जब हम किसी एक कंप्यूटर को कुछ चीज़ सिखा रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कुछ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, रीजनिंग दे सकता है। जिस तरीके से आप मैथ्स करते थे, आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, अपने माइंड को ट्रेन करते थे अलग अलग प्रॉब्लम्स को करने के लिए, और जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स करते थे उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग बनते जाते थे अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी में। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई के मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है अलग अलग डेटा सेट्स पर। अलग अलग डेटा या अलग अलग प्रॉब्लम्स उनको दी जाती हैं ताकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो और ज़्यादा स्मार्ट हो सके, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सके। एंड बिग डेटा एग्जैक्टली वही है जो इसके नाम में है। बिग मतलब बहुत बड़ा, और डेटा इज बेसिकली डेटा। तो इट्स ह्यूज, हीप्स एंड लोड्स ऑफ डेटा। डाइवर्स सेट्स होते हैं डेटा के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे आपको बहुत हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर बुक, तो वो बुक को फेच करने में एआई आपकी मदद कर सकता है। एंड दिस ह्यूज पाइल और दिस ह्यूज लाइब्रेरी कैन बी कंसिडर्ड लाइक बिग डेटा। और एआई और बिग डेटा जो है ये आपस में दे वर्क इन टैंडम, दे वर्क इन कॉम्बिनेशन। तो बिग डेटा के ऊपर कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़ी सी लाइब्रेरी में हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक बुक, उस बुक में आप चाहते हैं कि आपको अकाउंटेंसी सीखनी है, लेकिन अकाउंटेंसी सीखनी है कि इंटरमीडिएट लेवल पर, आपको बिगनर लेवल की नहीं चाहिए, आपको एडवांस लेवल की भी नहीं चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर एन इंटरमीडिएट लेवल, और ऐसी बुक जो कि सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई हो। तो उस डेटा पॉइंट, इस मार्कर के बेसिस पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्कैन करेगा क्विकली एक पूरी लाइब्रेरी को। अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप शायद एक एक बुक जाके पढ़ते, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली गोइंग टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर यू टू फाइंड अ प्रॉपर रिसोर्स। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बहुत ज़्यादा नुआंस्ड और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब अगर आप कंज्यूम करते हैं कंटेंट, तो किस तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क करता है। द यूट्यूब एल्गोरिथम और द एआई इज बेसिकली कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ डेटा, और वो डेटा के बेसिस पे एनालाइज करता है करोड़ों लोगों की रिकमेंडेशंस, करोड़ों लोगों की क्या पर्सनलाइजेशंस हैं, क्या किस तरीके से कस्टमाइज करना है हमें कंटेंट को, और एक पर्टिकुलर इंसान के इंटरेस्ट के बेसिस पे वो कस्टमाइज कंटेंट भेजता है। एंड दिस एआई, दिस मॉडल, द एल्गोरिथम ऑफ द यूट्यूब इज बेसिकली रिकमेंडिंग डिफरेंट वीडियोज टू डिफरेंट पीपल। मेरा होम पेज हो सकता है आपके होम पेज से बिल्कुल अलग हो, और वो इसलिए है क्योंकि यूट्यूब के बैकएंड में बहुत ज़्यादा डेटा है जो कि प्रोसेस हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डम डाउन कर दिया है यूट्यूब के एल्गोरिथम को, बट इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। लेकिन इसके सीखने के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स आपके सामने अभी रखते हैं। सबसे पहले कोर्स है deeplearning.ai की तरफ से, जो कि कोर्सेरा पर अवेलेबल है। दिस कोर्स इज बिगनर फ्रेंडली, और इंटरमीडिएट्स भी इसको ले सकते हैं। आप इसे फ्री में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए सो यू विल हैव टू पे समथिंग, बट बेसिकली दिस कैन बी डन फॉर फ्री। अगला कोर्स है गूगल की तरफ से। दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जनरेटिव एआई। तो एआई अपने आप में एक बड़ा सा डोमेन है, उसके अंदर सब डोमेन्स आते हैं। तो वन ऑफ द सब डोमेन विद इन द एआई डोमेन इज जनरेटिव एआई, जैसे कि चैट जीपीटी एक मॉडल हो गया, या फिर आपका क्लाउड हो गया, या परप्लेक्सिटी हो गया। तो इसके जरिए आप टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर जनरेटिव एआई मॉडल्स। जनरेटिव एआई मॉडल को सीखने के लिए गूगल का अनदर एक कोर्स है जो कि फ्री में आप ले सकते हैं। ये सारे लिंक्स जो मैं कोर्सेज के ले रहा हूँ या फिर बुक्स के लेने वाला हूँ वो सारे डिस्क्रिप्शन में होने वाले हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, मशीन लर्निंग के बारे में अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो करीब 2 घंटे की वीडियो है, यूट्यूब वीडियो। आंद्रे कारपति
एक फॉर्मर टेस्ला AI डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रॉब्ली मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एंड ही हैज़ बीन अ फाउंडिंग साइंटिस्ट ऑफ ओपन AI। उनकी करीब 2 घंटे की वीडियो है जिसमें उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बताया हुआ है। थोड़ी सी उसमें अंडरस्टैंडिंग पाइथन की होनी चाहिए, बट दिस इज़ अ ग्रेट रिसोर्स फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल कैंडिडेट्स। सेकंड स्किल आती है नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो नेटवर्क को आप इस तरीके से समझिए कि बहुत बड़ा सा एक स्पाइडर का जाल है, स्पाइडर का वेब है हमारे पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस। और अगर मैं यहाँ से बैठ के एक तुषार को एक मैसेज भेजने वाला हूँ तो दिस विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ नोड्स। मैं एक जगह से दूसरी जगह एक मैसेज भेजने वाला हूँ, मे बी आई एम सेंडिंग अ मूवी, मे बी अ पिक्चर, मे बी आई एम जस्ट कॉलिंग हिम। तो ये जो कनेक्शन बनता है अलग अलग लोगों के बीच में, हो सकता है डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बन रहा हो, लोगों के फ़ोन डिवाइसेस, मैकबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर आपके आईपैड या टैबलेट वगैरह हो गए, इनके बीच में कनेक्शंस बनते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। अब क्या होता है कि ये रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो बुरे लोग जो होते हैं दे ट्राई टू अटैक दिस नेटवर्क, ताकि वो आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मे बी आपके पास कोई पासवर्ड है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड है, पिन वगैरह हो गया, दे ट्राई टू स्टील दैट। साइबर सिक्योरिटी कम्स इन टू प्रिवेंट दोज हैकिंग अटैक्स ऑन दैट नेटवर्क। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली आप ये मान लीजिए कि एक गार्ड हो गया या फिर एक फायरवॉल हो गया जो कि प्रिवेंट करता है अटैक्स को इस नेटवर्क पे, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहे। साइबर सिक्योरिटी अगर आपने सीख ली, अगर आप टेक डोमेन में है, इट्स अ हाई पेइंग स्किल, हाई डिमांड में भी है। इसको सीखने के लिए सिस्को की नेटवर्किंग अकेडमी का करीब 6 घंटे का एक कोर्स है, बिगिनर लेवल का है, फ्री है, वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए कई बार आपको रियल वर्ल्ड में सिमुलेट करना पड़ता है हैकिंग को। तो उसके लिए एक वेबसाइट है tryhackme.com, वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जहां पर सिमुलेशन में आप अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को ट्रेन कर सकते हैं। अनदर स्किल इन डिमांड इज क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग, हमें लगता है कि क्रिएटिविटी जो है दिस इज ओनली अबाउट आर्टिस्ट। कोई आर्टिस्ट होगा या कोई पेंटिंग कर रहा होगा, कोई आर्ट बना रहा होगा, तो वही क्रिएटिव थिंकिंग होती है, बाकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार मैं तो क्रिएटिव हूँ ही नहीं, और मेरे अंदर क्रिएटिविटी वाली जो कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ आर्टिस्ट लोगों की बात है जो कि मुझे नहीं आती। तो क्रिएटिविटी इज लाइक अ मसल। जिस तरीके से आप जिम में बाइसेप कर्ल करते होंगे, रुको मैं डंबल 2 किलो के डंबल से दिखाता हूँ मैं, जैसे बाइसेप कर्ल करते होंगे आप, राइट। तो बाइसेप कर्ल जब आप करते हैं तो आपके मसल बिल्ड होता है, मसल टीयर होते हैं, देन दे बिल्ड, राइट। तो उसी तरीके से जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी की एक्सरसाइज करते हैं, क्रिएटिव मसल की जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतनी आपकी क्रिएटिविटी बिल्ड होती है, या ये कह लीजिए इंक्रीज होती है। कितनी मेहनत करवाते हो यार। सो क्रिएटिविटी इज बेसिकली लुकिंग एट समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। यूजुअली अगर 100 लोग या 99 लोग एक तरीके से देख रहे हैं एक प्रॉब्लम को, तो क्या आप उसे दूसरे नजरिए से, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। कई बार हमें व्हाट इफ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि बाइसिकल है तो बाइसिकल चलेगी, रोड पे ही चलेगी, बट इमेजिन इफ बाइसिकल्स कुड फ्लाई, राइट। दिस इज जस्ट अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि ये फीजिबल है या फिर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट। क्रिएटिविटी इज अबाउट इमेजिनिंग थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टुगेदर। कई बार कुछ यूजुअल प्रॉब्लम्स के अनयूजुअल सॉल्यूशंस निकाल के लेके आना, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव मसल को बिल्ड करने की एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एंड ऑब्जेक्ट कुड बी ब्रिक, और ब्रिक के आप यूजेस लिखना स्टार्ट करिए कि व्हाट आर द 10 यूजेस ऑफ अ ब्रिक। तो माइंड में आपके यूजुअली जो डिफॉल्ट में आता है कि ब्रिक तो भाई घर बनाने के लिए काम आएगी, बट व्हाट इफ ब्रिक को मैं यूज़ कर सकूँ एज अ पेपर वेट, व्हाट इफ मैं ब्रिक को यूज़ कर सकूँ अपने किसी दुश्मन को मारने को। सो अगेन, जिस तरीके से मैंने कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड, ये बिल्कुल एक मसल की तरह है। और इसके लिए कुछ बुक रिकमेंडेशंस है मेरे पास, जैसे कि लिंचपिन बाय सेथ गोडिन। तो सेथ गोडिन की ये जो बुक है, सेथ गोडिन माय पर्सनल ऑथर, पर्सनल फेवरेट ऑथर। और लिंचपिन जो है, दिस बुक इज़ नॉट एग्जैक्टली अबाउट क्रिएटिविटी। आपको क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको ये ज़रूर पता लगेगा कि जब आप एक वर्क फोर्स में, वर्क प्लेस में जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप एक सिचुएशन को दूसरे एंगल से देख सकते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अगली बुक रिकमेंडेशन है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन। और उसके बाद जो फाइनल रिकमेंडेशन है क्रिएटिव थिंकिंग को लेके, दैट इज वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। तो कई बार क्रिएटिव लोगों के दिमाग में क्या होता है, इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, या रेसिस्टेंस होता है जो कि उनको आगे बढ़ने नहीं देता, जो कि उनको चीज़ बनाने नहीं देता, या फिर क्रिएटिविटी अपनी एक्सप्रेस नहीं करने देता। तो स्टीवन प्रेसफील्ड इस बुक में स्पेसिफिकली इस रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस रेसिस्टेंस को, अपने इंटरनल ब्लॉक को ओवरकम कर सकते हैं, ताकि आप कुछ वैल्यूएबल बना सकें और दुनिया के साथ शेयर कर सकें। अगला स्किल सेट है लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। तो लीडरशिप और सोशल इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन दे आर सेपरेट स्किल्स। और लीडरशिप में आप ये मान लीजिए कि आप एक बीच पे हैं, एंड 2 टीम्स में कंपटीशन चल रहा है कि बेस्ट कैसल कौन बनाएगा, सैंड कैसल जो होता है वो कौन बनाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी टीम के लीडर बनते हैं, तो क्या आप अपनी टीम में
आसानी के साथ डेलीगेट कर सकते हैं काम कि किसी को एक गड्ढा खोदना है, किसी को स्टैंड लेके आना है, किसी को डेकोरेटिव मटेरियल उस कैसल के लिए लेके आना है, और किस तरीके से आप दूसरे लोगों के आइडियाज़ को सुन के क्विकली एक डिसीजन ले सकते हैं ताकि आप एक बेस्ट कैसल बना सकें। तो ये कुछ एग्जाम्पल है लीडरशिप स्किल्स का। और सोशल इन्फ्लुएंस का ये एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि बचपन में वो पेंसिल्स, अभी भी शायद होती होंगी वो पेंसिल्स, कि वो सामने से उसकी नोक निकल के वो पीछे चली जाती थी, काइंड ऑफ डिटैचेबल टाइप ऑफ अ पेंसिल। तो आपका अगर वो दोस्त लेके आता था और सारे क्लासमेट्स उसको घेर लेते थे कि भाई ये कैसी नई तरीके की पेंसिल है, एंड एवरीवन वाज इन्फ्लुएंस्ड, तो अगले दिन आप अपने मम्मी पापा के पास जाके जिद करते थे कि मुझे भी यही पेंसिल चाहिए, एंड देन यू ऑल्सो यूज टू बाय दैट एंड देन गो टू द स्कूल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सोशल इन्फ्लुएंस का। अब ये सोशल इन्फ्लुएंस या लीडरशिप स्किल, या फिर अगर हम इसे एक ब्रैकेट में ला लें और हम इसे सॉफ्ट स्किल्स कहें, तो सॉफ्ट स्किल्स आर, पर्सनली मैं इसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड हूँ। और वो इसलिए क्योंकि एंट्री अगर आपकी वर्क प्लेस में होती है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 80% ऑफ द टाइम योर टेक्निकल स्किल्स और योर हार्ड स्किल्स एंड 20% योर सॉफ्ट स्किल्स। लेकिन करियर में प्रोग्रेशन अगर आपको चाहिए, और ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉर्पोरेट जॉब्स, बल्कि आप फ्रीलांसिंग में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, स्टार्टअप में भी हैं, अगर आपको उसमें और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल्स का ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके करियर पे। मेरी पर्सनल दुश्मनी है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने सॉफ्ट स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स का नाम दिया और हार्ड स्किल्स को हार्ड स्किल्स बोल दिया, क्योंकि हमारे माइंड में ये वर्ड्स के जरिए परसेप्शन बैठ जाता है ना। हमारे माइंड में हम ये सोचते हैं कि हार्ड स्किल्स मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कोर होने वाली हैं, इन्हीं पे फोकस करना है, एंड सॉफ्ट स्किल्स आर लाइक हाँ सॉफ्ट स्किल्स हैं तो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे जब टाइम आएगा। बट इन रियलिटी, इन रियल वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट हार्ड स्किल्स बट ऑल्सो सॉफ्ट स्किल्स। बल्कि मैं तो कहूँगा इसे सॉफ्ट स्किल्स कहना बंद कर दीजिए, इसको आप पीपल स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स कहना शुरू कर दीजिए। दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू द वेटेज ऑफ दीज स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स के ब्रैकेट में या सोशल इन्फ्लुएंस या लीडरशिप के ब्रैकेट में आपके ऑफकोर्स लीडरशिप स्किल्स आ गई, टीम मैनेजमेंट आ गया, टीम में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन आपका ऑफकोर्स आ गया। अब कम्युनिकेशन भी अलग अलग लेवल्स पे होता है। रिटन कम्युनिकेशन होता है जो कि ईमेल्स में, रिपोर्ट्स वगैरह में काम आता है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो कि आप प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप परसुएट कर पा रहे हैं किसी और को। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल्स में, पीपल स्किल्स में आ जाती हैं। अगेन कुछ बुक रिकमेंडेशंस हैं। पहली बुक रिकमेंडेशन है इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर ये वाली जो बुक है, दिस इज़ नॉट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, वो कंटेंट क्रिएशन वाली बुक नहीं है ये। This is about how you influence a change, whether you are in an organization, in a company, in a startup, in an educational institute, or any kind of organization or institute for that matter. किस तरीके से आप ऐसी proven strategies apply कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप बदलाव लेके आ सकते हैं अपने organization में, अपने institute में। This book is all about that. The next book recommendation is The Coaching Habit by Michael Bunge. तो कोचिंग हैबिट में मैंने वैसे डिटेल में वर्ड टू वर्ड रीड नहीं किया है, लेकिन इस बुक में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेंशन हैं, यहाँ पर रखी हुई है मेरे पास बुक, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेंशन हैं जिसके ज़रिए आप अपने से जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आपकी टीम में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कोच कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मैनेजर्स एंड लीडर्स। द नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज टेड टॉक्स बाय क्रिस एंडरसन। तो क्रिस एंडरसन ने इस बुक में बता रखा है डिटेल में कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेसिफिकली पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड से जो टेड टॉक्स हैं उससे एग्जांपल्स लेकिन उन्होंने बताया हुआ है। अगली बुक रिकमेंडेशन है परसुएशन बाय रॉबर्ट चार्डिनी। ये बिल्कुल क्लासिक बुक है, हो सकता है आपने सुना हो इसके बारे में। इन्होंने भी अगेन प्रूवन और रिसर्च बैक्ड इंसाइट्स हैं इनके पास कि किस तरीके से आप किसी और को परसुएट कर सकते हैं। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपके अगर आप मार्केटिंग के डोमेन में होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा इस तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे और इस तरीके से ये लोग मुझे परसुएट कर रहे थे, बिकॉज दिस बुक इज़ गोइंग टू ओपन अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स फॉर यू। आपके लिए एक दुनिया अलग से खुल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कोई भी ऐड चल रहा है तो वो कौन सा परसुएशन टैक्टिक अप्लाई कर रहे हैं। दिस बुक इज़ गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट दैट। लीडरशिप स्किल्स जो हैं वैसे तो काफ़ी मुश्किल है किसी कोर्स के ज़रिए सीख पाना, बिकॉज आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप सीखते हैं। बट IIM अहमदाबाद का एक कोर्स है लीडरशिप स्किल्स का जो कि कोर्सेरा पर है। ये अगेन आप मेरे ख्याल से फ्री में अवेलेबल है, बट सर्टिफिकेट चाहिए तो पे करना पड़ेगा। अगला स्किल सेट आता है एनालिटिकल थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं। ऑल द सेम नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। बट एनालिटिकल थिंकिंग इज बेसिकली अबाउट हैविंग दिस ह्यूज पजल इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक बड़ा सा पजल है और उस पजल को आपको सॉल्व करना है। अब उस पजल को सॉल्व करने के लिए आप ब्रेन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, माइंड कैसे अप्लाई करेंगे। आप ये देखेंगे कि दो शेप्स आपस में किस तरीके से फिट बैठ रही हैं। यू नो हाउ दीज टू शेप्स आर फिटिंग विद वन अनदर। हो सकता है आप ये भी देखें कि क्या कोई इमेज फॉर्म हो रही है, क्या उनके कलर्स या पैटर्न्स मैच हो रहे हैं।
तो आपका ब्रेन अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करेगा ताकि आप उस जिक्सॉ पजल को सॉल्व कर सकें. सो दैट इज बेसिकली योर एनालिटिकल थिंकिंग इन प्ले. एनालिटिकल थिंकिंग इज लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, एट अ बिग प्रॉब्लम. उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड देन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज वर्थ सॉल्विंग एंड देन यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इमेजिन करिए अगर आप इस पजल को सॉल्व करना चाहते हैं सिर्फ रैंडमली या फिर रैंडम थिंकिंग के बेसिस पे, तो बहुत ही मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कोई पार्ट आप कहीं पे लगाना चाह रहे हैं, कोई पार्ट कहीं पे बिलोंग ही नहीं करता, वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं. सो एनालिटिकल थिंकिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग फैक्ट्स, आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द एविडेंस. उसके बेसिस पे एक्ट किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. सो एनालिटिकल थिंकिंग में आप ये नोटिस करेंगे कि पैटर्न रिकग्निशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इनफैक्ट पैटर्न रिकग्निशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा लोग जो कि कंटेंट की फील्ड में हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं. अब मैंने एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बताते हुए ये कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग में थोड़ा सा फर्क है. थोड़ा सा फर्क ये है कि एनालिटिकल थिंकिंग में यू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में यू जस्ट ऑब्जर्व एंड जज द प्रॉब्लम कि क्या ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं है, क्या इसके पीछे कोई एविडेंस है कि नहीं है. फर्स्ट कीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं और साइकिल ख़राब हो जाती है, तो आप साइकिल ख़राब क्यों हुई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ब्रेक ख़राब तो नहीं है, पैडल तो ख़राब नहीं है, क्या चेन उतर गई है. अगर आप देखेंगे अच्छा चेन उतर गई है तो आप चेन को फिक्स करेंगे, राइट. दैट इज़ एनालिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि मान लीजिए आपकी साइकिल ख़राब हो गई है, आपका दोस्त उसको लेके गया हुआ था और दोस्त वापस आके कहता है कि भाई ये जो साइकिल है ना वो तेरे किसी और दोस्त ने तोड़ दिया है, किसी और दोस्त ने ख़राब कर दिया. तो अब आप उस सामने वाले को, आप अपने दोस्त को किस बेसिस पे जज करेंगे, किस बेसिस पे आप उससे पूछेंगे कि भाई क्या एविडेंस है, मैं तुम पे कैसे बिलीव करूं, या फिर ये जो साइकिल टूटी है उसका डैमेज कितना हुआ है, क्या एविडेंस है. सो यू आर बेसिकली सिटिंग एंड जजिंग वन प्रॉब्लम और जजिंग अ सिचुएशन विदाउट एनी बायसेस. इस स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए एक बुक रिकमेंडेशन है, क्लियर थिंकिंग बाय शेन पैरिश. यहाँ पर रखी भी होगी वैसे, क्लियर थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग बाय शेन पैरिश. तो शेन पैरिश जो है फॉर्मर कैनेडियन स्पाई रह चुके हैं, और जब ये अपनी जॉब कर रहे थे तो इनकी जॉब में एक डिसीजन लेना, क्लियरली एक डिसीजन लेना, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि वो डिसीजन कुड कॉस्ट हिज जॉब या फिर कुड कॉस्ट समवन एल्सेस लाइफ. तो हाई स्टेक सिचुएशन में किस तरीके से आप क्लियरली सोच सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, इन्होंने अपनी बुक में बताया हुआ है क्लियर थिंकिंग में. अगली बुक रिकमेंडेशन है HBR गाइड टू क्रिटिकल थिंकिंग. अब ये जितनी भी वैसे HBR गाइड्स होती हैं दे आर मोस्टली वर्क ओरिएंटेड, बट अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड बुक. अगला स्किल सेट है मार्केटिंग. अब मार्केटिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में एक केक बनाया है और आप चाहते हैं कि आप ये केक को आगे जाके बेचें. तो केक के बारे में आप दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे? हो सकता है आप ऐसे बताएं कि आप उसकी वीडियो बना लें, हो सकता है आप उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लें, हो सकता है आप अपने दोस्तों के सामने बताएं कि ये केक बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, हो सकता है आप केक के पीछे एक स्टोरी बताएं कि भाई ये जो केक है मेरी एक आंटी रहती हैं ईरान में और वहाँ से उसकी एक रेसिपी आती है एंड देन उस रेसिपी के बेसिस पे हमने ये केक बनाया है. हो सकता है आप उसके पीछे एक स्टोरी बना रहे हो. तो ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल क्यूरियस और अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट. आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना या लोगों की इंटरेस्ट को, क्यूरियोसिटी को पीक करवाना, वो मार्केटिंग का काम होता है. मार्केटिंग की अनदर सेथ गोडिन की क्लासिक बुक है दिस इज मार्केटिंग. डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड बुक है. कंटेजियस बाय जोना बर्गर अनदर बुक रिकमेंडेशन है. इसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से डिजिटल एज में आप अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं. एंड देन वर्ड्स की बात आ रही है तो मेड टू स्टिक इज अनदर गुड बुक. आई थिंक ये चिप एंड डैन हिथ ने लिखी है. थोड़ी सी पुरानी बुक है, हो सकता है डिजिटल एज के लिए उतनी ज़्यादा रेलेवेंट ना हो, लेकिन प्रिंसिपल्स रेलेवेंट हैं. इसमें सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं. सक्सेस इज बेसिकली एन एक्रोनिम, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को स्टिकी बना सकते हैं कि आपके आइडियाज़ किसी और के माइंड में स्टिक कर सकें. अगला स्किल सेट है लिस्ट में, वो है सेल्स. तो सेल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस सिखाती है आपको अगर आप सेल्स में हैं. और जिस तरीके से आपने केक बनाया था और केक के लिए आपके पास बहुत सारे दोस्त तो आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो आपके केक में इंटरेस्टेड हैं. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सेल इट टू देम? क्या आप उनको बताएंगे कि ये जो केक है आप अगर आज ही ले लोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, या फिर आप उनको कहोगे कि आप इसका एक स्लाइस ट्राई करके देख लो, केक लेने की पूरी ज़रूरत नहीं है. तो हो सकता है आप उनको एक फ्री सैंपल दे रहे हैं, हो सकता है आप उनके आंसर्स के क्वेश्चन कर रहे हो. मे बी द फ्रेंड्स आर आस्किंग कि क्या ये केक एगलेस है, क्या इसमें केक है, क्या ये वीगन केक है. तो आप उनके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो कि हमारे पास अलग अलग वेराइटीज़ भी अवेलेबल हैं. तो हैंडलिंग ऑल दोज ऑब्जेक्शंस एंड ट्राइंग टू सेल द केक टू दैट पर्सन इज बेसिकली सेल्स. सेल्स एक ऐसी जॉब है जिसमें रेजिलियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलते हैं, बट इसका जो कैप है, जो मैक्सिमम कैप है, वो
पोटेंशियली बहुत ज़्यादा हो सकता है, लाखों में या करोड़ों में हो सकता है अगर आप एक राइट इंडस्ट्री में हों तो इमीडिएटली ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेल्स सीखें और इमीडिएटली आप करोड़ों कमाने लग जाएं। इट्स अ जर्नी, बट सेल्स की ज़रूरत हर एक बिजनेस को होती है और होती भी रहेगी, क्योंकि हर एक बिजनेस को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना होता है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा देसी नुस्खा अगर आप देखें सेल को सीखने का, तो यू कैन कोलैबोरेट विद अ स्मॉल बिजनेस। आप एक स्मॉल बिजनेस के पास जाके उनको बोल सकते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट को या फिर आपकी सर्विस को सेल करूंगा, उसका मुझे बस कुछ % कमीशन चाहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक देसी नुस्खा है सेल्स को सीखने का, क्योंकि कोई भी बुक या कोई भी कोर्स आपको उतना नहीं सिखाएगा जितना आपको रिजेक्शन या फिर जितना आपको लोगों से बात करके रिजेक्शन मिलेगा, उससे जितना आप सीख पाएंगे वो किसी आप कोर्स से नहीं सीख पाएंगे। बट स्टिल देयर आर सम रिकमेंडेशंस। पहली बुक रिकमेंडेशन है टू सेल इज ह्यूमन बाय डैनियल पिंक। यहाँ पर रिसर्च बैक्ड इनसाइट्स हैं, किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं, किस तरीके से आप परसुएट कर सकते हैं किसी को। दूसरी बुक है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। क्रिस वॉस जो है एक फॉर्मर FBI होस्टेज नेगोशिएटर रह चुके हैं, तो इन्होंने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में या फिर किस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हैं एक ऑफर को, इस बुक में बता रखा है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। अगली बुक है $100 मिलियन लीड्स बाय एलेक्स हॉर्मोजी। वैसे $100 मिलियन लीड्स और सेल्स में फ़र्क होता है, मुझे पता है, लेकिन लीड्स जैसे आपके पास वार्म लीड्स आपके पास आ जाते हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में, तो उनको सेल करना रिलेटिवली ईजी हो जाता है एज अपोज टू हैविंग नो लीड्स। ऑफकोर्स यहाँ पे जब उनकी मान लीजिए एलेक्स हॉर्मोजी की एक नई बुक आ जाती है, अगर वो सेल्स पे बुक होती है तो उस बुक को यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिएगा और उस बुक को आप रीड कर लीजिएगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर वो बुक अभी तक नहीं आई है तो $100 मिलियन ऑफर्स और $100 मिलियन लीड्स आप रीड करिए। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बुक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगी मुझे। अगला स्किल सेट है कंटेंट का। तो कंटेंट की जो स्किल है ये मैंने इंटेंशनली लास्ट में प्लेस करी है, और वो लास्ट में इसलिए प्लेस नहीं करी है कि लास्ट में जो परफॉर्मेंस होगा वो ज़बरदस्त होगा, नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ पर मैंने इसलिए प्लेस करी है बिकॉज कंटेंट की स्किल ये ना तो सिर्फ ब्रॉड है बल्कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप अप विद द चेंजेस इन एल्गोरिथम, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आप सोशल मीडिया पे बना रहे हो। आप सोशल मीडिया के तो अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो ही गए, आप गूगल एडसेंस के ज़रिए या फिर गूगल के ज़रिए भी कुछ हो सकता है कमा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, SEO कर रहे हो। सो ऑल ऑफ दैट हैज़ डिफरेंट मूविंग पीसेस, डिफरेंट मूविंग पार्ट्स, जिसके हिसाब से आपको क्विकली अडॉप्ट करना पड़ता है। ऑफकोर्स हम जानते हैं कंटेंट कहीं नहीं जा रहा है। मिलेनियल्स और जेनजी ज़्यादातर जो चीज़ें बाय करते हैं दे लुक एट द इंटरनेट, पहले उसके रिव्यूज़ देखेंगे या फिर कुछ कंटेंट कंज्यूम करेंगे, उसके बाद वो एक चीज़ कंज्यूम करते हैं या फिर उसको परचेज करते हैं। सो दिस ट्रेंड इज़ ओनली राइजिंग अमंग्स द यंगर जनरेशन्स। तो कंटेंट कहीं नहीं जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को, इंस्टीट्यूट्स को, नॉन प्रॉफिट्स को भी कंटेंट की ज़रूरत है, अच्छे कंटेंट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि बहुत सारे लोगों को उनके माइंड में लगता है कि हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग है बोलने के लिए, बट इन द रियल वर्ल्ड जब उनके पास कुछ व्यूज़ वगैरह नहीं आते तो उनको एकदम रियलिटी शॉक मिलता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, मेरी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये व्लॉगर जो है उसकी लाइफ तो मेरी जैसी ही लगती है, बल्कि मेरी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसके पास लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे पास 50 व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो उनको एकदम से रियलिटी शॉक मिलता है, बिकॉज यूट्यूब या फिर कंटेंट का गेम इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पर्सन हु इज़ पुटिंग आउट, इट्स अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा मूविंग पीसेस हैं इसमें। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि मैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूँगा, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और कंपटीशन है। ऑफकोर्स चैलेंजेस और कंपटीशन अलग अलग डोमेन्स में होती ही हैं, बट यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट लेवल सैचुरेशन आ रहा है और आने वाला है। सो रादर देन ट्राइंग टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, उससे बेहतर एक ये ऑप्शन हो सकता है कि आप B2B में इन्वॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से अंकुर वारिको की बुक है, मेरे पास बुक्स बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं वैसे यहाँ पे। अंकुर वारिको की अभी रिसेंट बुक जो आई है बिल्ड एन एपिक करियर, दिस वॉज एक्चुअली नॉट रिटन बाय अंकुर वारिको। अंकुर वारिको जो है वो बैठ के लिख नहीं रहे थे ये बुक, उन्होंने अपने घोस्ट राइटर के जरिए लिखवाई हैं। इनफैक्ट उनकी जितनी भी बुक्स हैं वो घोस्ट राइटर के जरिए लिखी हुई हैं। तो घोस्ट राइटर्स क्या होते हैं, वो अपना नाम नहीं लेते, उनका नाम सामने नहीं आता, बट दे आर राइटिंग द एक्चुअल बुक और द कॉन्टेंट। तो बहुत सारे CEOs को, एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूरत होती है घोस्ट राइटर्स की, जो कि ट्विटर पे उनका कंटेंट लिख सकें, लिंक्डइन पे कंटेंट लिख सकें, बुक्स लिख सकें। तो ऐसे लोग जो हैं डिमांड में होते हैं, जो अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, अच्छे घोस्ट राइटर्स हैं। तो ये एक B2B मॉडल हो सकता है जहाँ पर आप सर्व कर रहे हैं। इसी तरीके से हर बिजनेस को वीडियो की ज़रूरत होती है, कॉपीराइटिंग की ज़रूरत होती है, AI टूल्स किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करने हैं उसकी ज़रूरत होती है, टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो द बिजनेसेस नीड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उसको सर्व करने के लिए आप कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए, अपनी सर्विसेज को बताने के लिए, दैट आई एम प्रोड्यूसिंग और आई एम क्रिएटिंग दिस
सो दैट यू नो अबाउट मी। जैसे मार्केटिंग के बारे में हमने बात करी थी ना कि केक का एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी पीक कर रहे हैं सामने वाले की। उसी तरीके से आप कंटेंट को रादर देन ट्राइंग टू यूटिलाइज कंटेंट टू शो दैट हे लुक एट मी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे देखो, आप ये दिखाइए कि ये देखो मैंने क्या बिल्ड किया है, ये देखो मैं क्या स्किल आपके लिए दे सकता हूँ। वो ज़्यादा एडवांटेजेस है आपके लिए। ऑफ कोर्स ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल ब्रांड बिल्कुल बिल्ड नहीं करना चाहिए। मैं खुद अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, सो दैट वुड बी हिपोक्रेसी। अगेन, आप दरबार में आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। कंटेंट क्रिएशन की जो बुक है, मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बुक जो लगी दैट इज़ द कंटेंट क्रिएटर हैंडबुक। मैं ये पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में। वरुण माया और अचीना बाया ने लिखी है। मुझे लगता है दैट दिस बुक कुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एन ऑनलाइन कोर्स। अगर ये ऑनलाइन कोर्स होता 4-5 हज़ार का भी होता तो मैं ले लेता ये कोर्स, क्योंकि दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल। मुझे इसमें ऐसी चीज़ें पता लगी जो कि यूजुअली यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं, यूजुअली किसी बुक में भी नहीं मिलती हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इतने चीप प्राइस में मुझे इतनी ज़्यादा इंसाइट्स मिल गई। प्रिटी प्रैक्टिकल बुक। एक वीडियो मैं अगेन रिकमेंड करना चाहूँगा एलेक्स होमोजे की, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ ही महीनों में उन्होंने कितने मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। इट्स अबाउट अ 45 मिनट वीडियो और अबाउट एन आवर लॉन्ग। उसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अभी जो इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री है, इसको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेशन लगता है। हमें लगता है कि यार इन्फ्लुएंसर के बड़े मज़े हैं, वीडियो बनाते हैं और व्लॉग बना रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। बट उसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी के बारे में उतनी बात नहीं होती है। तो उसकी रियलिटी के ऊपर मैंने एक करीब कुछ मिनट की वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, उसको जाके आप चेकआउट करें। और आपसे हम मिलते हैं अगली बार।